ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी में जाकर के एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना है। और सब्सक्रिप्शन आप लोगे RK11 कोड के थ्रू। RK11 कोड के थ्रू अगर आप कनेक्ट होते हो तो एक तो आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का, दूसरा आप मेरी मेंटरशिप में, मेरे मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हो। ठीक है, तो टेक द सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड RK11 एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन अंडर माय गाइडेंस। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो जितने भी एजुकेटर एसएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन हर एजुकेटर की वीडियो को आप देख पाओगे। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीएस, के इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट की वीडियो भी आप देख पाओगे। उसके अलावा यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, जो कि वैकेंसी आई हुई है, तो आप उस सब्जेक्ट की वीडियो भी, उस एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे जो यूपीपीसीएल जेईई के एग्जाम में आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या एडवांटेज हैं, तो आप देख सकते हो कि आपको क्रैश कोर्स भी टाइम टू टाइम स्टार्ट होता रहता है, वीकली टेस्ट भी होता है, डाउट सॉल्विंग क्लास भी होती है, आपके जो कोर्सेज होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलते रहते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं। आपका टीचर लाइव टेस्ट भी लेता है जिसमें लीडर बोर्ड की रैंकिंग बनती है, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो कि 1 साल की फीस जो है RK11 कोड यूज करने के बाद 5400 है, और आपको RK11 कोड ही लगाना है टू गेट माई मेंटरशिप। उसके अलावा अगर हम 2 ईयर की बात करें तो 2 साल की फीस जो है 6480। आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर यूजिंग कोड RK11, फीस फॉर 2 ईयर इज 6480। तो आपको क्या करना है, RK11 कोड लगाना है, मेरे मार्गदर्शन में, मेरी निगरानी में अपनी तैयारी को आगे आपको बढ़ानी है। उसके अलावा ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है, इस पर आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। इसका लिंक नीचे वीडियो में दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई इशू है आपको या कोई डाउट है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप एसएससी कैटेगरी में जाओगे और आप सर्च करोगे राजकुमार सिंह 730, तो मेरी प्रोफाइल खुल के आएगी। वहाँ पे जा करके आप बैच से, सब्सक्रिप्शन से, सब्जेक्ट से, टीचर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अनअकैडमी का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, गेट एस्पिरेंट का एक ग्रुप है, इन सब का लिंक नीचे दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाओगे तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में। उसके अलावा अनअकैडमी के कई सारे चैनल हैं, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, गेट के लिए, ये इसी के लिए अलग अलग चैनल्स हैं। उन चैनल्स पे जाके आपके जो काम की चीज़ है उसको आप देख सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि जब आप एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लोगे तो जितने भी जेईई की एग्जाम है सब कवर हो जाएंगे। मींस एक विद ए सिंगल सब्सक्रिप्शन यू विल कवर ऑल योर सब्जेक्ट्स। उसमें आपको टेक्निकल के अलावा नॉन टेक भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ए वेरी गुड इवनिंग, ए वेरी गुड मॉर्निंग, नहीं गुड इवनिंग, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। आज 13 नवंबर है और 14 तारीख को दीपावली है, और दीपावली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 तारीख को दीपावली है, आज 13 तारीख को वीडियो आप देख रहे होगे। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आप रिकॉर्डेड देख रहे होगे, प्रीमियर हो रही होगी, तो आपके कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, बट आप वीडियो देखोगे तो आप जरूर कुछ न कुछ सीखोगे। अगर आप जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन की फीस थोड़ा सा बढ़ने वाली, फीस हाइक होने वाली है, तो कोशिश आपको क्या करना है, फीस बढ़ने से पहले ही आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। दूसरा, यूपीपीसीएल जेईई की वैकेंसी आ गई है, करीब 190 के आसपास सीटें आई हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। उसकी तैयारी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आपको कैसे तैयारी करनी है या और भी कोई दिक्कत है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, या अगर मेरा नंबर आपके पास है तो उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या अपने दोस्तों से मेरा नंबर लेके आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं आपकी तैयारी का लेवल कितना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें कहानी स्टार्ट की जाए। चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस करना। चलिए, सबसे पहला सवाल ये है, सबसे पहला सवाल क्या है कि मार्कर चलेगा कि नहीं चलेगा? मार्कर चलेगा। चलिए,
वैसे आप वीडियो को देखोगे दिन में, मगर मैं इसको रिकॉर्ड रात के 12:30 बजे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की क्लासेस डिस्टर्ब ना हो। चलिए क्वेश्चन कराते हैं आपको। कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है इस वक्त तो मुझे नहीं पता रहेगा, लेकिन मैं जानता हूं कौन कौन जुड़ेगा मेरे साथ। तो आप सभी लोगों का, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। क्वेश्चन ये है, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है आपके पास, सीरीज आरएलसी सर्किट है, ठीक है। इसमें रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो है 150 किलोहर्ट्ज, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 150 किलोहर्ट्ज। और क्वालिटी फैक्टर जो है कॉइल का, क्वालिटी फैक्टर जो है दैट इज 50। एफ नॉट जो है 150 किलोहर्ट्ज, क्वालिटी फैक्टर है 50। क्वेश्चन पूछा गया है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है आपसे, और आपके पास ऑप्शन दे रखा है 153 किलोहर्ट्ज, दूसरा 148.5 किलोहर्ट्ज, 147.5 किलोहर्ट्ज, और डी है 200 किलोहर्ट्ज। इसका आंसर निकालिए आप। एक सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसमें रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इतनी है, क्वालिटी फैक्टर इतना है, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखो, जो दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, F1 F2, F1 F2 को हम क्या बोलते हैं? F1 को हम बोल देते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, F2 को बोल देते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी F1 F2 को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। अरे देखो, अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज करंट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपेडेंस मिनिमम होता है तो करंट मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम करंट है मान लीजिए आई नॉट। फिर हम इधर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, इधर हमने फ्रीक्वेंसी ली F1, इस पे जो करंट है आपकी वो कितनी है? आई नॉट बाई रूट 2, और इधर फ्रीक्वेंसी हमने ले ली F2, ये F1 और F2, इस पे क्या है? आई नॉट बाई रूट 2, F1 पे आई नॉट बाई रूट 2, F2 पे आई नॉट बाई रूट 2, F नॉट पे आई नॉट। तो ये जो F1 है जिसको आप लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हो, F2 क्या है? अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। F1 पे करंट क्या है? रिजोनेंस पे जो करंट है वो आई नॉट है, आई नॉट मींस करंट एट रिजोनेंस। उसके कंपैरिजन में जो करंट है 1/√2 टाइम्स हो गई लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। क्या हो गई? 1/√2 टाइम्स। अरे F1 इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस पे कितने हो गए? आई नॉट बाई रूट 2, इस पे क्या हो गया? आई नॉट बाई रूट 2। तो अगर हम देखें इस पॉइंट पे जो करंट है उसके कंपैरिजन में करंट F1 और F2 के पे क्या हो गई? आई नॉट बाई रूट 2। तो चलो F1 और F2 पे पावर निकालो आप, F1 और F2 पे पावर निकालो, तो पावर क्या होती है? आई स्क्वायर इंटू आर। एफ नॉट पे मान लीजिए करंट आई नॉट है, तो आई नॉट स्क्वायर बाई आर पावर हो गई। इस एफ नॉट पे पावर क्या हो गया? आई नॉट स्क्वायर बाई आर। और अगर हम F1 और F2 पे, अगर हम F1 और F2 पे पावर निकालें तो क्या होगा? आई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर, आई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। करंट क्या है F1 और F2 पे? आई नॉट बाई रूट 2। तो करंट आई नॉट बाई रूट 2, तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, यानी इतनी जो पावर थी F नॉट पे उसके कंपेरिजन में पावर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 आधी हो गई, पावर आधी हो गई ना। तो F1 और F2 पे पावर आधी हो गई एज कंपेयर टू पावर एट F नॉट, इसलिए F1 या F2 को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको ऐसे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मगर F1 और F2 को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई या नहीं? सवाल क्या है आपका? सवाल देखिए, तो समझाने के लिए बस लिखा कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये। देखो,
अब इसको सॉल्व करते हैं। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखा है, क्यू दे रखा है, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ये आपको पता है नहीं, एफ नॉट है, ये बैंडविड्थ होती है पूरी। आपको निकालना लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ वन, तो एफ वन आप लिख सकते हो, एफ वन होगा आपका, ये क्या होगा, यहां से आता है एफ नॉट, एफ नॉट में से घटा दो इसको, एफ नॉट माइनस, यहां से आता क्या है एफ नॉट, इसमें से घटा दो इसको, इसको हटाओ, तो ये कितना है पूरा डेल्टा एफ है बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ बाई टू, तो बैंडविड्थ बाई टू, एफ वन हो गया, एफ नॉट में बैंडविड्थ बाई टू। अब एफ वन आपका यहाँ से कैसे निकालोगे, एफ नॉट कितना है, एफ नॉट है 150 किलो हर्ट्ज, माइनस बैंडविड्थ बाई टू, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ तो दे ही नहीं रखी है, अच्छा बैंडविड्थ नहीं दे रखी है आपको, क्वालिटी फैक्टर दे रखा है, ओके, तो क्वालिटी फैक्टर दे रखा है ना, तो क्वालिटी फैक्टर आपको पता है क्या होता है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट अपॉन बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर की होता है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता है, क्वालिटी फैक्टर यहां से बैंडविड्थ निकाल सकते हैं हम, बैंडविड्थ हो जाएगी एफ नॉट अपॉन क्वालिटी फैक्टर, तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है 150, क्वालिटी फैक्टर कितना है 50, बैंडविड्थ कितनी आ गई 3, बैंडविड्थ आ गई कितनी 3 किलो हर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज, एफ नॉट 150 अपॉन क्यू 50, 3 किलो हर्ट्ज, तो एफ वन कितना हो जाएगा 150 माइनस बैंडविड्थ बाई टू, बैंडविड्थ 3 है, 3 का आधा कितना हो गया 1.5, तो 148.5 किलो हर्ट्ज, 148.5 किलो हर्ट्ज, बी। आया समझ में, नहीं आया बोलो, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। यूपीपीसीएल की तैयारी बिल्कुल लगे रहो, और कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करके बैच वगैरह से रिलेटेड या तैयारी वगैरह से रिलेटेड पूछ सकते हो। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, या एसएससी कैटेगरी में जाके वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हो, राजकुमार सिंह 730 सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। Bandwidth of a series resonance circuit in which half power point occurs at 150 kHz and 180 kHz। क्वेश्चन है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी एक तरीके से लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 और F2 दे रखा है। एक सीरीज RLC सर्किट में लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 kHz है और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 180 kHz है, ये दे रखा है दोनों, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको निकालना है बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ क्या होगी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 180 माइनस 150 दैट इज 30 kHz। ये तो आसान था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये तो बहुत आसान था, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में से लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हटा दिया गया। Which factor
इज लेस देन 1। पहला डाइवर्सिटी फैक्टर, दूसरा सेफ्टी फैक्टर फॉर इंसुलेटर, सेफ्टी फैक्टर फॉर इंसुलेटर, तीसरा पीक फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, चौथा डिमांड फैक्टर। इसमें से कौन सा फैक्टर एक से कम है? तो आप क्या आंसर दोगे? कौन सा फैक्टर इसमें एक से कम है? तो आपका आंसर क्या होगा? डाइवर्सिटी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर, पीक फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर या डिमांड फैक्टर। ये भी एक से ज़्यादा, ये भी एक से ज़्यादा। पीक फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर ये भी एक से ज़्यादा होता है। इसकी वैल्यू होती है पीक फैक्टर की, आपने देखा एक से ज़्यादा होती है, और डिमांड फैक्टर की वैल्यू एक से कम होती है। तो सही आंसर क्या? विच इज लेस देन 1। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। डिमांड फैक्टर इज लेस देन 1। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास। इफ आपके पास इफ ए 80 watt bulb glows for 8 hours in a day and a 100 watt bulb glows for 6 hours in a day, then how much electricity bill you have to pay in a month if for 1 unit you have to pay 5 rupees। मैंने कहा आपका घर है, आपके सपनों का घर, उसमें एक 80 वाट का बल्ब है जो दिन में 8 घंटे चलता है, और एक 100 वाट का बल्ब है जो दिन में 6 घंटे चलता है। तो ये दोनों बल्ब मिल करके महीने में कितना बिजली का बिल खर्च कर देंगे, यानी कितना रुपए आपको देना पड़ेगा अगर आप इन दोनों बल्बों को जलाते हो, जितना टाइम के लिए लिखा उतने टाइम तक। 1 यूनिट का चार्ज आपको 5 रुपए देना है। 1 यूनिट का चार्ज कितना देना है? 5। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहले एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। पावर कितने वाट का बल्ब है? 80 वाट का। कितने घंटे जलता है? 8 घंटे। प्लस दूसरा कितने घंटे का वाट का बल्ब है? 100 वाट का। 100 वाट का कितने घंटे के लिए जलता है? 6 घंटे के लिए, 6 आवर के लिए। 640 प्लस 600, ये हो गई एनर्जी, एंड दैट इज 80 गुणे 8 वाट इंटू आवर, वाट आवर। तो कितना हो गया? 0 0 4 और 0 6 6 12, 1240 सही तो होगा। ये हो गया वाट इंटू आवर। अब वाट आवर को किलोवाट आवर में बदलोगे तो कोई दिक्कत? 1000 से भाग दे दो तो 1.24 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी आपने कंज्यूम की कितने दिन में? 1 दिन में, क्योंकि 1 दिन में जो घंटे उसी से मल्टीप्लाई किया। तो महीने भर में कितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे? एनर्जी पावर इनटू टाइम थी, 1 महीने के लिए 30 से गुणा कर देंगे। सर 31 से गुणा करें तो नहीं, अगर कुछ मेंशन नहीं कौन सा महीना है तो 30 मान लेना। 30 से गुणा करोगे तो क्या होगा? ये 0 है, पॉइंट यहाँ जाएगा, 12.4। अब 30 से गुणा कर दो, ये 4 3 12, 3 2 6 7, 3 1 3, 37.2 ये तो होगा।
किलोवाट आवर, 37.2 किलोवाट आवर। अब एनर्जी आपको मिल गई है, कितने टाइम की एनर्जी है? 1 महीने की। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं ना, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। 37.2 किलोवाट आवर को 37.2 यूनिट लिख सकते हो आप, 37.2 यूनिट। यानी 1 महीने में जो बिजली की खपत आपने की है दैट इज 37.2 यूनिट। तो बिजली का बिल कितना आएगा, कितना रुपया पैसा देना पड़ेगा आपको? 1 यूनिट का देना पड़ेगा कितना? 5 रुपए। तो 37.2 गुणे 5 कर दो, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 3 15, 16 17 18 और 1 पॉइंट यहां लगा दो। 186 रुपीज, 186 रुपए। कितना? 186 रुपए आपको देना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? कितना देना पड़ेगा? 186। कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए किसी को। अगला सवाल है, फ्यूज लॉ क्या कहता है? व्हाट इज फ्यूज लॉ? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 2/3, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 3/2। क्या होगा? फ्यूज लॉ क्या है? जहां आई क्या है? फ्यूज से जाने वाली वो करंट जिसपे फ्यूज मेल्ट हो जाए, और डी क्या है? फ्यूज का डायमीटर। जो फ्यूज का मटेरियल है उसका जो डायमीटर है दैट इज डी। बात आ रही समझ में? फ्यूज का जो डायमीटर है दैट इज डी। यह है फ्यूज लॉ, डी वाला सही है। देखो फ्यूज लॉ क्या है? आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 3/2। अगर कोई फ्यूज है, मान लीजिए फ्यूज का डायमीटर जो है वो डी है, और इसमें से बहने वाली वो करंट जिसमें फ्यूज मेल्ट हो जाए दैट करंट इज आई। तो इससे आपको ये दिख रहा है कि अगर आप चाहते हो फ्यूजिंग करंट ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा करंट बर्दाश्त कर पाए फ्यूज, तो ज़्यादा डायमीटर आपको लेना पड़ेगा। डायमीटर क्या लेना पड़ेगा? ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल इज डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल इज, पहला है स्टेप सिग्नल, दूसरा है पैराबोलिक सिग्नल, तीसरा है रैंप सिग्नल। रैंप का तो रैंप होगा नहीं, रैंप, स्टेप, पैराबोलिक, इम्पल्स सिग्नल, डी है नन। क्या होगा बताओ जरा? डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल, ये थोड़ा सा हम कंट्रोल सिस्टम में चले गए, बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल इज व्हाट? क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल? अरे बोलो भाई। देखो मैं बता रहा हूं, डी बाई डी टी का मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ पैराबोलिक, पैराबोलिक सिग्नल जो होता है इसका डेरिवेटिव होता है क्या? पैराबोलिक का डेरिवेटिव होता है रैंप सिग्नल। ठीक है, रैंप का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल इज स्टेप सिग्नल, और डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ स्टेप सिग्नल इज इम्पल्स सिग्नल। ये कहानी है। ठीक है, पैराबोलिक ये सब 3 वेव फॉर्म्स होती हैं, इसके बारे में पढ़ोगे, इनके इक्वेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कैसे पैराबोलिक का डेरिवेटिव रैंप हुआ या कैसे रैंप का डेरिवेटिव स्टेप हुआ। बस सब यहाँ पर लिख दिया ताकि आप क्वेश्चन का जवाब समझ पाओ। तो पैराबोलिक का जो डेरिवेटिव होता है वो रैंप है, रैंप का डेरिवेटिव स्टेप है, स्टेप का डेरिवेटिव इम्पल्स सिग्नल है। इसका उल्टा भी सही है। देखो, डेरिवेटिव ऑफ रैंप सिग्नल इज, रैंप का डेरिवेटिव क्या है? स्टेप सिग्नल। राइट आंसर इज स्टेप सिग्नल। इसका उल्टा सही का मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव ये है लेकिन इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका इंटीग्रेशन ये है। जैसे देखो, डी बाई डी टी ऑफ पैराबोलिक रैंप है, तो अगर पैराबोलिक आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अगर रैंप पता हो तो पैराबोलिक क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ रैंप सिग्नल। ठीक है, अगर रैंप आपको निकालना हो और स्टेप सिग्नल दे रखा हो, ठीक है, तो डी बाई डी इंटीग्रेशन कर दो इस साइड का और इस साइड का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप सिग्नल। और अगर स्टेप सिग्नल निकालना हो और इम्पल्स पता हो तो इंटीग्रेशन कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो स्टेप सिग्नल हो गया आपका क्या? स्टेप सिग्नल हो गया आपका क्या? इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स। ये कहानी है। पैराबोलिक बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ रैंप, रैंप होगा बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप, स्टेप बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स। बोलो हाँ या ना? ये कहानी आपको कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ोगे तो समझ में आएगी, बट बहुत बेसिक चीज है ये, बहुत बेसिक, और उम्मीद करता हूं आपने कभी इसको पढ़ा होगा तो कर ले जाओगे। बहुत सवाल आता है कि द इंटीग्रेशन ऑफ रैंप सिग्नल इज, आंसर होगा पैराबोलिक, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप सिग्नल इज, आंसर होगा रैंप, इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स इज, आंसर होगा स्टेप, या डेरिवेटिव ऑफ रैंप इज तो स्टेप, डेरिवेटिव ऑफ स्टेप इज इम्पल्स, डेरिवेटिव ऑफ पैराबोलिक इज रैंप। चलिए अगला सवाल है, SCR वर्क्स इन हाउ मेनी मोड? SCR वर्क्स इन हाउ मेनी मोड? पहला है 2 मोड, 3 मोड, 4 मोड, 1 मोड। SCR कितने मोड में काम करता है ये आपको बताना है। बताओ, SCR वर्क्स इन हाउ मेनी मोड? आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, दिस इज वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड एंड दिस इज एनोड करंट, लाइक दिस एंड दिस। यहां से यहां तक जो है वो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, कि वोल्टेज तो दे रहे हो मगर करंट बहुत कम है, करंट बहुत कम है या आइडियली जीरो है, तो वोल्टेज दे रहे हैं मगर करंट नहीं मिल रही है, बहुत कम मिल रही है, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और इसके बाद जब आप फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर पहुंच जाते हो, उसके बाद जब वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है, तो वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाते हैं, करंट बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है, होती है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, करंट बढ़ रही है। और उसके बाद रिवर्स बायस में आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ा रहे हो,
लेकिन करंट नहीं बढ़ रही है, करंट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, आइडियली जीरो है। ये है क्या, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड यहां से यहां तक, और उसके बाद कोई मोड ही नहीं, रिवर्स कंडक्टिंग मोड इसमें नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्टिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग, देयर इज नो रिवर्स कंडक्टिंग, रिवर्स कंडक्टिंग मोड नहीं है। तो 3 मोड में काम करता है, किसमें किसमें, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्टिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग, 3 मोड में। एससीआर या थायरिस्टर जो है 3 मोड में काम करता है। ट्रायक जो है ना, ट्रायक, दैट वर्क्स इन 4 मोड। जो ट्रायक होता है आपका वो 4 मोड में काम करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्टिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग और रिवर्स कंडक्टिंग। बात आ रही समझ में एवरीवन? सर ये सब पल्ले नहीं पढ़ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो? ये सब जब पढ़ोगे ना वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स या ग्राफ थायरिस्टर का, तो वहाँ पे चीज़ें आएंगी कि कैसे ऐसे ऐसे हुआ है, ये होल्डिंग करंट क्या है, लैचिंग करंट क्या है, सारी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं जो आपको कराया गया समझ में आया होगा। बोलो। बाकी मैं आपको बता दूं कि 20 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जेईई एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हो या आप यूपीपीसीएल जेईई की तैयारी करना चाहते हो, इन सारे एग्ज़ाम के लिए आप बैच स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर से, जिसमें मैं पहले पावर सिस्टम पढ़ाऊंगा और उसके बाद मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा। पहले पावर सिस्टम और उसके बाद मेजरमेंट। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं और सब्जेक्ट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो पुराने बैच की वीडियो भी आपको मिलेगी, जिसमें मैंने नेटवर्क और मशीन पढ़ा रखा है। नेटवर्क और मशीन पढ़ा रखा है तो वहाँ से नेटवर्क और मशीन की वीडियो आप देख लोगे। अगर रिकॉर्डेड देखना चाहोगे तो उस बैच की वीडियो भी आपको मिलेगी। और बाकी लाइव पावर सिस्टम और फिर मेजरमेंट पढ़ोगे। बाकी सब्जेक्ट भी लाइव चलेंगे, ठीक है। हेमेंद्र सर और राहुल सर पढ़ाएंगे, बट पावर सिस्टम में पहले स्टार्ट करूंगा, फिर मेजरमेंट, और रिकॉर्डेड पढ़ना है तो आप ये दोनों सब्जेक्ट देख सकते हो। बाकी नॉन टेक्निकल भी आपको मिलेगा। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरे साथ मेरी मेंटरशिप में, मेरी गाइडेंस में तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, यूज कोड RK11। एक तो मेरी मेंटरशिप में आप तैयारी करोगे, दूसरा आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। फीस बढ़ने वाली एसएससी कैटेगरी की, तो फीस बढ़ने से पहले आप सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। फीस हाइक होने वाली है, फीस में हाइक होने वाला है, तो हाइक होने से पहले सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेरी आपको बैच वगैरह से रिलेटेड है, सब्सक्रिप्शन वगैरह से रिलेटेड, तो मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने का ऑप्शन है, या एसएससी कैटेगरी में आप जाओगे और वहाँ आप मुझे सर्च करोगे राजकुमार सिंह 730। एसएससी कैटेगरी में जाके आप सर्च करोगे राजकुमार सिंह 730, तो मेरी प्रोफाइल वहाँ पे आपकी को मिलेगी, खुल के आएगी। वहाँ पे भी आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। बोलो, यहाँ तक की कहानी समझ में आई? तो यूपीपीसीएल का जो फॉर्म वैकेंसी आई है, उसका फॉर्म भरा जाएगा दिसंबर में, 2 दिसंबर से, आई थिंक 2 या 4 दिसंबर से, ऐसे कुछ है। तो फॉर्म दिसंबर में भरा जाएगा, तो उस फॉर्म को भरिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करके दीजिए। उससे आपका एसएससी का भी तैयारी हो जाएगी, यूपीपीसीएल की भी हो जाएगी। और डिप्लोमा वाले ही अलाउड है, बीटेक वाले वेट करें, यूपीपीसीएल AE की का नोटिफिकेशन आएगा जल्दी। तो जब यूपीपीसीएल AE का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप फिर उसकी तैयारी में लग जाना अच्छे से। लेकिन अभी भी बीटेक वाले भी तैयारी साथ साथ करते रहो, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत टाइम नहीं देती यूपीपीसीएल। अभी देखो जैसे फरवरी में एग्जाम की डेट दे रखा है एक्सपेक्टेड, तो ज़्यादा टाइम कहाँ है इसमें भी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका सेशन आपके लिए आज के लिए यूजफुल रहा हो, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी कल दीपावली है, दीपावली को सेलिब्रेट करिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सेलिब्रेट करिए और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।